Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Dear students, very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए है और यूजी सेमेस्टर 4 के कोर्स का जो पेपर 8 है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उसके अंतर्गत यूनिट 2 की चर्चा आज के क्लास में हम लोग करेंगे और यूनिट 2 के अंतर्गत हमें द थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन और इसके अंतर्गत हमें रियलिस्टिक थ्योरी एंड सिस्टम थ्योरी की चर्चा हम लोग आज के क्लास में संक्षिप्त में करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्लास है पीजी के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि पीजी के सेमेस्टर 2 के कोर्स में जो पेपर 6 है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का और उसके अंतर्गत यूनिट 2 के अंतर्गत ये टॉपिक हमें देखना है। अंतर सिर्फ इसमें इतना ही है कि यूजी में हमें मात्र दो सिद्धांतों को पढ़ना है जिसमें हमें जो है वो रियलिस्टिक थ्योरी और सिस्टम थ्योरी व्यवस्था सिद्धांत को पढ़ना है, जबकि हमें पीजी में उसके अलावा भी बहुत सारे सिद्धांत हैं जैसे कि आइडियलिस्टिक थ्योरी, सिस्टम थ्योरी, रियलिस्टिक थ्योरी, गेम थ्योरी और डिसीजन मेकिंग थ्योरी। तो पीजी में हमें 4-5 सिद्धांतों को पढ़ना है, जबकि यूजी में हमें जो है वो 2 सिद्धांत को पढ़ना है हमारे कोर्स के अकॉर्डिंगली, एक यथार्थवादी सिद्धांत और दूसरा व्यवस्थावादी सिद्धांत। तो आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 4 तथा पीजी सेमेस्टर 2 दोनों के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और दोनों क्लास के बच्चे इससे बेनिफिट ले सकते हैं और उनको जान सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसके उपागम या सिद्धांत जो है वो क्या है। सबसे पहले इसको समझेंगे कि उपागम और सिद्धांत क्या है और फिर हम संक्षिप्त में जो है यथार्थवादी सिद्धांत तथा व्यवस्थावादी जो सिद्धांत जिसे हम पढ़ना है इस थ्योरी के अंतर्गत उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक स्वायत्त विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने के प्रयत्नों में लगे हुए और इसे स्वायत्त विषय ऑटोनमस सब्जेक्ट बनाने की संभावनाएं भी इसमें काफ़ी मौजूद है। और यदि राज्यों के व्यवहार के बारे में कोई सामान्य सिद्धांत बनाने में हम सफल हो जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक स्वतंत्र ज्ञान क्षेत्र के रूप में विकसित हो सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सिद्धांत निर्माण के प्रयत्न किए गए हैं और मार्टिन वाइट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत राज्यों के आपसी संबंधों के बारे में चिंतन की एक परंपरा मात्र है जो राज्य संबंधी चिंतन के साथ जुड़ी हुई समझी जाती है और राज्य संबंधी चिंतन को राजनीति सिद्धांत का नाम दिया जाता है। क्विंसी राइट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सामान्य सिद्धांत का अर्थ एक व्यापक ग्राह्य संबंध स्वसंशोधित ज्ञान संरचना से है जो राज्यों के पारस्परिक संबंधों तथा विश्व परिस्थितियों को समझने, भविष्यवाणी करने, विवेचना करने तथा नियंत्रित करने में योगदान दे सकती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के में समुचित एवं सामान्य सिद्धांत के विकास के लिए यह आवश्यक है कि सिद्धांत निर्माण के लिए सर्वोत्तम वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाए। समाजशास्त्र के अन्य क्षेत्रों में विकसित पद्धतियों से सहायता ली जाए और उन कारकों की पूर्ण एवं व्यवस्थित जांच की जा सके जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। इसके बाद हम देखते हैं कि दृष्टिकोण और सिद्धांत में क्या अंतर होता है। अप्रोचेस एंड थ्योरी में से क्या मतलब हम समझते हैं, क्या इसमें कुछ डिफरेंस है या एक ही चीज़ है। क्योंकि हमें कभी कभी क्वेश्चंस में आता है कि ये अप्रोच आइडियलिस्टिक अप्रोच के बारे में बताइए और इस सिद्धांत थ्योरीज के बारे में बताइए, तो बच्चे जो हैं कंफ्यूज कर जाते हैं कि दृष्टिकोण और सिद्धांत क्या है। तो इसलिए हमें यह समझना आवश्यक है कि दृष्टिकोण और सिद्धांत क्या चीज़ें होती हैं।
तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के उपागम अथवा दृष्टिकोण, बहुत सारे दृष्टिकोण जो है वो प्रचलित हैं और सिद्धांत निर्माण के प्रयत्न किए गए हैं। अतः दृष्टिकोण जो है, उपागम जिसको कहते हैं, तथा सिद्धांत से अभिप्राय समझना आवश्यक है। और दृष्टिकोण या उपागम के अंतर्गत समस्याओं या प्रश्नों के चुनाव में प्रयुक्त कसौटियों और अनुसंधान के लिए ली गई आधार सामग्री आती है। जबकि दूसरे शब्दों में दृष्टिकोण का अर्थ है मानकों का एक समूह जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए प्रश्न एवं आधार सामग्री लेने या छोड़ने का निर्णय किया जाता है कि उसमें हम किस चीज़ का अध्ययन करेंगे। और किसी भी घटना के अध्ययन के लिए अनेक दृष्टिकोण जो होते हैं उसको या उपागम अप्रोचेज हो सकते हैं। किसी दृष्टिकोण की सर्वग्राहिता सब तथ्यों को अपने ही अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखती है और जिस घटना के बारे में यह विचार करती है उस घटना की व्याख्या उसी दृष्टिकोण से करती है। दृष्टिकोण का जो अगला चरण होता है वो सिद्धांत कहलाता है। और जब दृष्टिकोण का कार्य विचाराधीन विषय के बारे में समस्याओं और आधार सामग्री के चुनाव से आगे आ जाता है तब दृष्टिकोण सिद्धांत का रूप ले लेता है। कुछ लोग सिद्धांत शब्द का प्रयोग किसी विवेचन या दृष्टिकोण के लिए करते हैं, जबकि अन्य लोग इसे व्याख्या की चरम परिणति कहकर पुकारते हैं। किंतु किसी भी विज्ञान के नियमों की व्याख्या जो है सिद्धांत में ही होते हैं। और सिद्धांत जो हैं वे आस्थापनाएं हैं जिनमें विषय की व्याख्या करने का प्रयत्न किया जाता है और सिद्धांत का मुख्य कार्य क्या होता है, व्याख्या करना होता है। और इसी आधार पर दृष्टिकोण का सिद्धांत से निकट संबंध होता है और दृष्टिकोण के स्वरूप में सामान्यीकरण, व्याख्या, पूर्वकथन, भविष्यवाणी और विहितीकरण जो है वो शामिल होते हैं, जो सब के सब किसी सिद्धांत के मुख्य कार्य में है प्रकट होते हैं। वस्तुतः सिद्धांत का स्वरूप दृष्टिकोण से निर्धारित होता है और दोनों एक दूसरे से विलग जो है नहीं किया जा सकता। मतलब दृष्टिकोण और सिद्धांत जो है एक ही चीज़ है, लेकिन जब हम किसी विषय का अध्ययन करते हैं, जब हम किसी विषय को चुनते हैं, तो चुनने के बाद जब हम उसको स्टडी करते हैं तो उसके लिए हम बहुत सारे दृष्टिकोण जो है वो हो सकते हैं। लेकिन जब दृष्टिकोण उसमें हम बहुत सारे जो मेथड्स हैं, बहुत सारा जो हमारा उपागम है उसको हम एक दृष्टिकोण के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। लेकिन इन दृष्टिकोणों को अपनाकर जब हम किसी सब्जेक्ट की व्याख्या कर देते हैं फाइनली, और व्याख्या करके जब हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तो वो जो है वो क्या होता है, वो एक सिद्धांत हो जाता है। और सिद्धांत इस तरह से जो है दृष्टिकोण का ही बृहद अंश जो होता है वो सिद्धांत होता है। और सिद्धांत के का मतलब ही होता है कि व्याख्या करना, मतलब किसी सिद्धांत को किसी विषय की समस्या के समाधान के लिए निकाले गए जो रास्ते समाधान जो होते हैं वो एक सिद्धांत के रूप में हमारे सामने आते हैं। और ये जो है इसकी चरम जो है इसका डेवलप जो है दृष्टिकोण का रूप होता है और उसे हम सिद्धांत कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसके दृष्टिकोण क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में दृष्टिकोणों में बहुत ही विभिन्नता पाई जाती है। और इसका मुख्य कारण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता के बारे में विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न दृष्टिकोण को अपनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता को आदर्शवाद एक दृष्टिकोण से देखते हैं तो यथार्थवाद अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। और आगे चलकर इन्हीं दृष्टिकोणों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत जो है वो निर्माण के आंशिक प्रयत्न किए जाते हैं। और जॉन हार्ज ने द्विध्रुवीकरण और परमाणु युग की शस्त्र व्यवस्था में बदलती हुई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सम्यक अध्ययन का प्रस्तुत किया। और जॉर्ज लिस्का ने अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद साम्यावस्था
तथा मार्टिन कैप्लन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्यवस्था और प्रक्रिया पर प्रकाश डाले हैं। और आगे चलकर अर्नेस्ट हॉस, हरेल्स डी लासवेल, कार्ल मैनहीम, रॉबर्ट मैकाइबर तथा वेबर ने भी सैद्धांतिक आधारों के विकास में और अपना योगदान दिया है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के 4 उपागम हमें दिखाई देते हैं, और जिसमें आदर्शवादी उपागम है, यथार्थवादी है उपागम है, आदर्शवादी आइडियलिस्टिक थ्योरी, यथार्थवादी रियलिस्टिक थ्योरी, परंपरावादी ट्रेडिशनल दृष्टिकोण और व्यवहारवादी या वैज्ञानिकवादी दृष्टिकोण जो है वो शामिल है। तो हमें जो अपने कोर्स में, स्पेशली यूजी के जो कोर्स में हमें पढ़ना है, और चूँकि मैंने कहा कि ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग आज जो है जो इसमें हमारा एक आइडियलिस्टिक थ्योरी है, यथार्थवादी जो रियलिस्टिक थ्योरी है, उस रियलिस्टिक थ्योरी की चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जो व्यवस्था सिद्धांत है, सिस्टम अप्रोच है, उसको हम लोग समझेंगे कि ये रियलिस्टिक थ्योरी क्या है। जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारे दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं, और उस दृष्टिकोण के अंतर्गत जो है, जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है वो क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। तो आदर्शवादी जो सिद्धांत की प्रतिक्रिया जो थी, पहला आदर्शवादी सिद्धांत था, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आदर्शवादी सिद्धांत की प्रक्रिया का परिणाम था यथार्थवादी सिद्धांत। और वैसे 18वीं और 19वीं शताब्दी में यथार्थवादी सिद्धांत की बहुत चर्चा हुई थी, और मैकियावेली का जो समूचा दर्शन है, इसी यथार्थवादी चिंतन की आधारशिला प्रस्तुत करते हैं। और तथापि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में इसका पुनरुत्थान जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है, और हिटलर और मुसोलिनी के उदय, उनकी आक्रमण और जो विस्तारवादी अभिवृत्तियां हैं, उनके द्वारा शक्ति और युद्ध की आवश्यकता पर जोर देना आदि ऐसे तथ्य हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों को मानव स्वभाव एवं विश्व राजनीति की यथार्थता को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक या लालायित कर दिया है। और यथार्थवादी दृष्टिकोण का आधार है मैकियावेली का यह कथन कि मनुष्य शस्त्र, धन और रोटी युद्ध की शक्ति है। मनुष्य शस्त्र, धन और रोटी युद्ध की शक्ति है, परंतु इन चारों में प्रथम दो जो हैं वो बहुत ही अत्यंत आवश्यक हैं। और क्योंकि मनुष्य एवं शस्त्र, धन एवं रोटी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु रोटी तथा धन जो है वो मनुष्य एवं शस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते। वस्तुतः यथार्थवादी दृष्टिकोण शक्ति, शस्त्र और युद्ध को मानव स्वभाव की विशेषता मानता है। यह कहता है कि यह कहना उचित होगा कि यथार्थवाद विचारों का वह समूह है जो सुरक्षा और शक्ति के घटकों में के ध्वनितार्थों को अपनी चिंतन सामग्री मानता है, और इन विचारों का जन्म व्यक्ति के विश्वास से होता है कि दूसरे लोग सदा उसे नष्ट करने की कोशिश करते हैं, और इसलिए उसे अपनी रक्षा की खातिर हर समय दूसरों को नष्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यथार्थवादी दृष्टिकोण की तह में मूल मान्यता यह है कि राष्ट्रों के बीच विरोध एवं संघर्ष किसी न किसी रूप में सदैव बने रहते हैं। यथार्थवादी इस विरोध एवं संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक शाश्वत नियम के रूप में देखते हैं, और न कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की आकस्मिक घटना के रूप में। यथार्थवादियों के अनुसार वाद तथ्यों के उचित मूल्यांकन के उपरांत उनमें तर्क संगत अर्थों को खोजने की प्रक्रिया है। किसी भी राज्य की परराष्ट्र नीति का पूर्वाभास उस राज्य की राजनीतिक गतिविधियों, कार्यकलापों तथा घटनाक्रम का विश्लेषण से संभव है, परंतु केवल तथ्यों का विश्लेषण पर्याप्त नहीं है,
और यथार्थवाद के अनुसार राष्ट्र की शक्ति का विकास ही उसके हितों को पूर्ण करने का एकमात्र साधन है। प्रत्येक राज्य और राजनेता सत्ता और शक्ति के विकास से ही अपनी हित पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। शक्ति और हित के आधार पर ही राजनीति के वास्तविक अभिनेताओं के कार्यों को समझा जा सकता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि विदेश नीति संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर ली जानी चाहिए न कि नैतिक सिद्धांतों के भावात्मक मान्यताओं के आधार पर। यथार्थवादी दृष्टिकोण के विकास में कई विद्वानों का योगदान रहा है और जिनमें जॉर्ज कैनन, राइनाल्ड नेब्रू, जॉर्ज सर्जर बर्गर्स और डॉक्टर हेनरी किसिंजर और हांस मॉर्गेनथाउ प्रमुख हैं। आज हांस मॉर्गेनथाउ को यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रमुख प्रवक्ता माना जाता है और मॉर्गेनथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रमुख कुंजी राष्ट्रहित है, जिसे केवल शक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। मॉर्गेनथाउ के शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक राजनीति की भांति शक्ति के लिए संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, शक्ति सदैव उसका सदैव तत्कालिक उद्देश्य वो रखती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है इसकी शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और इसमें जो रियल चीज़ें हैं उस पर फेथ किया जाता है। और 1919 के वेल्स यूनिवर्सिटी में फर्स्ट चेयर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की स्थापना से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के महत्व का संकेत मिलता है और इस चेयर को विल्सन चेयर के नाम से भी जाना जाता है। और आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक विकासोन्मुख विषय है और इसलिए आज भी इसके विषय वस्तु के संबंध में विवाद पाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसके विषय क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई और 1919 में यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स के फर्स्ट चेयर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर अल्फ्रेड जीमर के पद की स्थापना की बात की ओर संकेत मिलता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तथा कूटनीति का जो इतिहास रहा है, जो कूटनीति का जो इतिहास है एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। और रिचर्ड स्नाइडर, H.W. बर्क और बर्टन सापिन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए निर्णय निर्माण सिद्धांत को प्रतिपादित करते समय यह स्पष्ट किया कि वैदेशिक नीति के अध्ययन से ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य बहुत हद तक पूरा हो जाता है। पामर्स तथा पार्किंस ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को राज्य व्यवस्था से संबंधित माना और मॉर्गेनथाउ की रचना पॉलिटिक्स एमॉन्ग नेशन में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन को राजनीतिक संबंध तथा शांति की समस्या से भी संबंधित माना है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति की दृष्टि से विश्लेषणात्मक विश्लेषण करते हुए उन्होंने यह विचार दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और राजनीति के भांति ही शक्ति के लिए संघर्ष है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लाइक ऑल द पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर द पावर। यथार्थवादी सिद्धांत के जो समर्थक हैं कैनन, राइनाल्ड नेब्रू, हेनरी किसिंजर आदि जो विचारक रहे हैं। यथार्थवादी सिद्धांत रियलिस्टिक थ्योरी शक्ति पर ज़्यादा जोर देता है और इसलिए इसे शक्ति सिद्धांत पावर थ्योरी भी कहते हैं। यथार्थवाद राजनीति के अध्ययन के लिए एक व्यवहारवाद पर जोर देता है। यथार्थवादी सिद्धांत में अमूर्त और भाव का स्थान वो नहीं होता है, बल्कि यथार्थ के लिए स्थान इसमें दिया गया है। यथार्थवादी सिद्धांत मानता है कि विश्व अपूर्ण है और इसमें विरोधी हितों के बीच संघर्ष विद्यमान है।
मॉर्गनथाउ ने अपने यथार्थवादी सिद्धांत रियलिस्टिक थ्योरी के प्रतिपादन में जो ऐतिहासिक दृष्टांतों का भी सहारा लेते हैं, और यथार्थवादी सिद्धांत के जो कुछ तत्व हैं वो निम्न हैं, हम उसको देख सकते हैं। जो पहला यथार्थवादी जो सिद्धांत है या उसका जो यथार्थवादी सिद्धांत के जो तत्व हैं उसमें पहला जो है वो यथार्थवादी सिद्धांत में मानवीय स्वभाव, समाज और राजनीति के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। दूसरा है कि यथार्थवादी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा और अध्ययन शक्ति के संदर्भ में करता है। दूसरा नेक्स्ट जो है यह राष्ट्रीय हित को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है। चौथा परिस्थिति और वैदेशिक नीति के मुताबिक शक्ति और विवेक के प्रयोग पर जोर देता है। पांचवा स्वतंत्रता पर जोर देता है। छठा राष्ट्रों के मध्य राष्ट्र हित की प्राप्ति के लिए हमेशा शाश्वत और सर्वोपरि संघर्ष चलता रहता है। अर्थात मॉर्गनथाउ ने शक्ति के लिए संघर्ष को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार की राजनीति का तत्व माना है। यथार्थवादी सिद्धांत मानता है कि विश्व का प्रत्येक राष्ट्र चाहता है शक्ति का संगठन और शक्ति की बढ़ोतरी तथा शक्ति का प्रदर्शन। That means all the nation of the world try to keep power, to increase power and power to demonstrate power, power and to demonstrate power। मतलब राष्ट्र जो चाहता है शक्ति का संगठन, शक्ति की बढ़ोतरी और शक्ति का प्रदर्शन। यथार्थवादी राजनीति के कारण राष्ट्रों की प्रवृत्ति से तीन प्रकार की नीतियां जो है वो सामने आती हैं। और पहली जो नीति है यथास्थिति की नीति, दूसरा साम्राज्यवाद की नीति और तीसरा प्रतिष्ठा की नीति। मॉर्गनथाउ के सामने जब यह प्रश्न रखा गया कि विश्व के तमाम देशों के बीच अपने अपने विशेष हित साम्राज्यवाद हित तथा प्रतिष्ठा की नीति के लिए सदा संघर्ष चलता रहेगा, तो विश्व में शांति कैसे स्थापित होगी तथा प्रत्येक राष्ट्र अपना विकास कैसे करेगा। इस सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा था, मॉर्गनथाउ ने कहा था कि विश्व शांति के लिए 3 उपाय किए जा सकते हैं। पहला नियंत्रण के माध्यम से शांति, दूसरा रूपांतरण के माध्यम से शांति और तीसरा सामंजस्य के माध्यम से शांति। वर्तमान समय में शांति के लिए नियंत्रण और रूपांतरण के स्थान जो है वो गौण है। मात्र सामंजस्य के माध्यम से शांति के लिए प्रयास किए जाते हैं जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ नियंत्रण के माध्यम से शांति स्थापित करने वाला महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यथार्थवादी जो उपागम है उसकी देन क्या है, तो उसकी जो सबसे पहली महत्वपूर्ण देन है कि सैद्धांतिक अध्ययन की प्रवृत्ति को वह विकसित हुई है। इसके द्वारा यथार्थवादी सिद्धांत के द्वारा सैद्धांतिक अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित हुई। दूसरा यथार्थवाद को एक विशिष्ट स्वरूप और दिशा दी गई है इसके माध्यम से। और तीसरा राष्ट्रीय हित के संबंध में स्पष्ट बात कही गई है कि ये क्या है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आज के वर्तमान परिवेश के अंतर्गत जो है वो इसकी वैल्यू ज़्यादा मानी गई है। और इसमें जो है वैज्ञानिक माध्यमों से, तथ्यों के माध्यम से जो है वो किसी भी सिद्धांत के निर्माण पर बल दिया जाता है। और इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो यथार्थवादी दृष्टिकोण ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन को सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि प्रदान की है। यथार्थवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आदर्शवादी कल्पनावादी परंपरा से मुक्ति दिलाई है और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को स्पष्ट करने वाला उपागम है तथा विदेश नीति निर्माताओं के लिए एक आधार प्रदान करता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सामान्य सिद्धांत निर्माण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण प्रयास करता है। और यथार्थवादी उपागम जो है वो भी उसकी भी ऐसा नहीं है कि आलोचना नहीं है, विद्वानों के द्वारा इसकी भी आलोचना की गई है। और इसकी जो पहली आलोचना की गई है कि यथार्थवादी दृष्टिकोण जो है वो शक्ति और सत्ता को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निर्णायक तत्व को मानता है और इसलिए जो है इसकी पहली आलोचना की जाती है।
दूसरी आलोचना की गई है कि यथार्थवादी विचारधारा में कई असंगतियां हैं और शक्ति अथवा सत्ता की परिभाषा करना अत्यंत जो है वो कठिन है, क्योंकि राज्य की समस्त शक्ति कितनी है या क्या है यह नापना अत्यंत जटिल है, क्योंकि वह कई क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का परिणाम होती है और एक राजनीतिज्ञ केवल सत्ता की प्रतिद्वंदिता से ही संचालित नहीं होता, वरन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहयोग का भी अपना विशिष्ट महत्व होता है। प्रतिद्वंदिता और प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोगी प्रवृत्तियों का भी विशेष महत्व होता है, जिस पर यथार्थवादियों ने कम बल दिया है। तीसरी जो इसकी आलोचना की गई है कि यथार्थवाद शक्ति संघर्ष के स्थायित्व को स्वीकार करता है और अन्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में साधनों तथा उद्देश्यों जैसे प्रश्नों के प्रति उदासीन है। चौथा, यथार्थवादियों का ध्येय अंतर्राष्ट्रीय शक्ति का प्रसार मात्र माना जाता है और इसलिए उसकी नीतियाँ जो हैं वो शांति विरोधी समझी जाती हैं। तो इस प्रकार जो है अगर हम देखें तो जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है उसकी आलोचना भी की गई है। अब है कि जो यथार्थवादी दृष्टिकोण था या है उसमें जो इन दोनों के बीच जो है क्या अंतर है आदर्शवाद और यथार्थवाद के बारे में, तो उसकी भी चर्चा हम लोग थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि ये जो सिद्धांत आया वो आदर्शवाद के बाद आया, तो इसलिए जो आदर्शवाद की कमियां थीं उसको इसके माध्यम से दूर किया गया। हालांकि इसमें भी कमियां थीं जो आगे के सिद्धांतों में, जैसे मैंने अभी व्यवस्थावादी आपको अभी पढ़ाऊंगी या और जो मैं सिद्धांत पढ़ाऊंगी खेल थ्योरी या और भी जो सिद्धांत हैं व्यवहारवाद सिद्धांत, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या है। लेकिन जो मेन जो था, चूँकि आदर्शवाद के बाद आया था, तो इसमें आदर्शवाद के से किस तरह से ये भिन्न था, थोड़ा हम उसको भी समझते हैं कि वो क्या था। तो यह एक विवादास्पद प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए आदर्शवाद का दृष्टिकोण उपयुक्त है या यथार्थवाद का। तो यथार्थवाद में परस्पर विरोध का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु जो रहा है शक्ति, क्योंकि यथार्थवाद में शक्ति को ज़्यादा जो है महत्व दिया जाता है और शक्ति के ही आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संबंधों को स्थापित करने की बात की जाती है। और जो मॉर्गेनथाउ हैं, जो एक यथार्थवादी विचारक हैं, तो उन्होंने भी इसको शक्ति के लिए संघर्ष करके कहकर इसको बुलाया है और उन्होंने कहा है कि जो है रिलेशंस जो है वो शक्ति के आधार पर ही तय होते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी जो एक केंद्रीय बिंदु जो है जो परस्पर विरोधी है आदर्शवाद से, कि इसमें शक्ति की समस्या है। यथार्थवाद शक्ति संघर्ष के अस्तित्व को स्वीकार करता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में साधनों तथा उद्देश्य जैसे प्रश्नों के प्रति उदासीन है। इसके विपरीत आदर्शवादी दृष्टिकोण शक्ति राजनीति को इतिहास का सिर्फ असामान्य एवं अस्थायी दौर मानता है या समझता है और वह ऐसी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कामना करता है जो शक्ति राजनीति अनैतिक और हिंसक से सर्वदा मुक्त हो। और इससे यह धारणा विकसित हुई है कि यथार्थवाद के आधार पर बनी नीतियाँ सारतः राष्ट्रवादी शांति विरोधी होती हैं और आदर्शवाद के आधार पर बनी हुई नीतियाँ सारतः जो है वो अंतर्राष्ट्रीयवादिता और शक्ति की पक्ष पोषक होती है। आदर्शवाद और यथार्थवाद के अतिवादी दृष्टिकोण का परित्याग करते हुए दोनों के बीच का मार्ग समन्वयवादी दृष्टिकोण है और यह यथार्थवादियों के निराशावाद और आदर्शवादियों के आशावाद के बीच समन्वय का प्रयत्न करता है। यह दोनों में से किसी भी दृष्टिकोण को पूर्णतः संतोषजनक नहीं मानता है और सामान्यवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समाजशास्त्री दृष्टिकोण से देखता है। इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थियों को कोई पूर्वाग्रह या पूर्व मान्यता न रखते हुए विश्व की राजनीतिक गतिविधियों का तटस्थ भाव से पर्यवेक्षण कर तथ्य संग्रह तथा विश्लेषण के मार्ग पर बढ़ना चाहिए। और क्विंसी राइट जैसे विद्वान विदेश नीति के निर्माण में दोनों के दृष्टिकोणों को
उपयोगी मानते हैं या स्वीकार करते हैं। यथार्थवाद को उन अल्पकालीन राष्ट्रीय नीतियों का सूचक मानते हैं जिनका ध्येय तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है, और आदर्श को उन दीर्घकालीन नीतियों का सूचक मानते हैं जिसका उद्देश्य भविष्य के लिए किए जाने वाले उद्देश्यों की सिद्धि करना होता है। जॉन कैनन ने भी यथार्थवाद के साथ आदर्शवादी दृष्टिकोण का सामंजस्य बैठाया है, और उनका यह मत है कि हम केवल अपने हितों को जान और समझ सकते हैं। कोई भी देश किसी दूसरे देश की संस्थाओं और ज़रूरतों के बारे में फैसला नहीं कर सकता। इसलिए उनका सुझाव है कि एक ओर तो हमें अपनी विदेश नीति और राष्ट्रीय नीति अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करना चाहिए, और दूसरी ओर उन नैतिक और आचार संबंधी सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए जो हमारी सभ्यता की भावना के सहजात सिद्धांत हैं। आदर्शवाद पर अत्यधिक बल देने से निराशा का जन्म होता है, और यथार्थवाद पर अटल विश्वास रखने से अक्सर यथास्थिति के पक्ष पोषण और शक्ति संघर्ष को बढ़ावा देने वाले प्रवृत्तियों का जन्म होता है। इसलिए एक ऐसे दर्शन की आवश्यकता महसूस की गई जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यथार्थवाद की तथ्यमूलक दृष्टिकोण का नीतिशास्त्र और राजनीति आदर्शवाद के आदर्शों के साथ मेल किया जा सके। और जॉर्ज हर्श ने एक ऐसे ही दर्शन का ढांचा खड़ा करने का प्रयास किया है जिसे काफ़ी सफलता भी मिली, और इस दर्शन को उसने यथार्थवादी उदारवाद का नाम दिया है, रियलिस्टिक लिबरलिज्म। यह दर्शन हमें आदर्शवाद और यथार्थवाद की त्रुटियों से बचाता है, और यह यथार्थवादियों के निराशावाद और आदर्शवादियों के आशावाद के बीच एक प्रकार का समन्वय कोऑर्डिनेशन करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होने वाली वैधानिक, तकनीकी और प्रौद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यथार्थवाद और आदर्शवाद के निकट आने वाली संभावनाएं बढ़ने लगी, और आणविक शस्त्रों, प्रक्षेपास्त्रों और नाना प्रकार के सामरिक शस्त्रों की बढ़ती हुई होड़ से न केवल आदर्शवाद अपितु यथार्थवाद भी चिंतित होने लगे, और अब यह महसूस किया जाने लगा कि सुरक्षा के लिए लड़े जाने वाले युद्ध से आत्मघाती विश्व युद्ध का खतरा पैदा हो सकता है, और अब विश्व शांति अल्पकालीन उद्देश्य भी है और दीर्घकालीन उद्देश्य भी। कोई भी यथार्थवादी शांति की आवश्यकता के सर्वोपरि मूल्य की उपेक्षा नहीं कर सकता है। तो इसलिए इस तरह से हम देखते हैं कि यथार्थवाद जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत और आदर्शवादी जो सिद्धांत थे उसके अंतर्गत सामंजस्य स्थापित करके जो है एक रियलिस्टिक लिबरलिज्म का कंसेप्ट भी दिया गया है, और इस तरह से इन दोनों के समन्वय, क्योंकि एक में आशा ज़्यादा है, आदर्श ज़्यादा है, तो दूसरे में रियलिटी ज़्यादा है, संघर्ष, युद्ध, शक्ति का ज़्यादा प्रबल तत्व देखने को मिलता है। तो इन दोनों के सामंजस्य से हम जो है एक नए सिद्धांत की स्थापना होती है जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ने और समझने में हमें हेल्प मिलती है। तो ये हमारा था जो यथार्थवादी सिद्धांत था, रियलिस्टिक थ्योरी था, उसके बारे में। अब हम चर्चा करेंगे कि जो व्यवस्था सिद्धांत है, सिस्टम थ्योरी है, अप्रोचेस के अंतर्गत, दृष्टिकोण के अंतर्गत जो सिस्टम अप्रोच है वो क्या है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो व्यवस्था सिद्धांत की चर्चा की गई है या व्यवस्था उपागम या दृष्टिकोण के बारे में बताया गया है वो क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत व्यवहारवादी क्रांति की उपज है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिन विभिन्न सिद्धांतों को विकसित किया गया उनमें सिस्टम थ्योरी जो है वो एक महत्वपूर्ण थ्योरी है, और जिन विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत को विकसित करने में योगदान दिया उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम मार्टिन ए कैपलन का है। और जब कैपलन ने व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया उस समय वे शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के सहायक प्रोफेसर थे, और उन्होंने 1957 में सिस्टम अप्रोच इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स
नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था संबंधी उनके विचार को संकलित किया है। और इसके अतिरिक्त 1956 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू के एक अंग में बैलेंस ऑफ पावर, बाइपोलरिटी एंड अदर मॉड्यूल्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम के अंतर्गत उन्होंने एक लेख प्रकाशित कराया, जिसमें व्यवस्था सिद्धांत के संबंधित अनेक विचार प्रस्तुत किए हैं। कैपलन द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के व्यवस्थित एवं संवैधानिक विश्लेषण का एक प्रयास है। यद्यपि उसे उस बात का ज्ञान है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन की अपनी सीमाएं हैं, परंतु वह आश्वस्त है कि इस सिद्धांत के प्रयोग से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में अनुभविक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अपने व्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादन में कैपलन ने आधुनिक राष्ट्र राज्यों को कर्ता माना है और राष्ट्र राज्यों के गुटों को अधिराष्ट्रीय कर्ता के रूप में स्वीकार किया है और यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को एक सर्वव्यापी कर्ता यूनिवर्सल एक्टर घोषित किया है। कैपलन के अनुसार इन तीनों ही प्रकार के कर्ताओं के मध्य जो अंतःक्रियाएं चलती हैं, उन्हें ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कही जाती है। तो इस तरह से देखिए तो कैपलन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था संबंधी अपने विचार व्यक्त करते समय यह बताने का प्रयत्न किया है कि एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयत्नों से निर्भर होती है और ऐसे प्रयत्नों में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बुनियादी नियम जैसे रूपांतरण के नियम, व्यवस्था को सक्षम बनाने वाले एवं कमजोर बनाने वाले कारण तथा कर्ताओं के व्यवहार का उल्लेख विशेष रूप से करता है। उसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थापिका की स्थिरता तथा उनके रूपांतरण के लिए कई महत्वपूर्ण प्रत्ययों को महत्वपूर्ण माना है और ये प्रत्ययों में परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में परिवर्तन घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। कैपलन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के 6 वैकल्पिक प्रतिमान प्रस्तुत किए हैं, जिसमें पहला जो उन्होंने बताया है वह शक्ति संतुलन की व्यवस्था, द बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम। दूसरा, शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, लूज बाइपोलर सिस्टम। तीसरा, दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था, टाइट बाइपोलर सिस्टम। चौथा, व्यापक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम। पांचवा, सोपानीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, हेरिकल इंटरनेशनल सिस्टम। और छठा, इकाई वीटो व्यवस्था, बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम। तो इस तरह से कैपलन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संबंध में 6 वैकल्पिक प्रतिमान मॉडल्स जो हैं वो प्रस्तुत किए हैं। अब हम देखते हैं कि जो उनकी जो ये 6 मॉडल्स हैं वो मॉडल्स क्या हैं। देखिए, राजनीति के क्षेत्र में डेविड ईस्टन ने व्यवस्था सिद्धांत के बारे में बताया था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो है आपको जो ये कैपलन है उन्होंने बताया है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में व्यवस्था सिद्धांत के बारे में और किसी और ने बताया है, तो साइमन ने बताया। तो अलग अलग विचारों ने राजनीति के अंतर्गत जो राजनीति की अलग अलग शाखाएं हैं उसमें अलग अलग विचारकों के द्वारा इस अप्रोच का यूज़ किया गया। जैसे कि अगर राजनीति के अध्ययन के लिए यूज डेविड ईस्टन ने कर दिया किया इस व्यवस्था सिद्धांत का उपागम का अध्ययन, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है कैपलन ने किया, उसी तरह से साइमन ने इधर किया। तो इस तरह हम देखें तो अलग अलग विचारकों के द्वारा ये जो अप्रोच है, ये जो आपका उपागम है, इसका प्रयोग किया गया है। तो जो कैपलन ने 6 मॉडल्स बताए हैं उस मॉडल्स की हम लोग चर्चा आप करते हैं। तो कैपलन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के 6 प्रतिमानों को अंतिम नहीं माना है, वरन उनका यह विश्वास है कि 6 प्रतिमानों के अतिरिक्त कई अन्य विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रतिमानों का अस्तित्व जो है वो अस्तित्व भी है। और इन 6 प्रतिमानों के अलावा बैलेंस पावर सिस्टम तथा लूज बाइपोलर सिस्टम ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के 2 ऐसे प्रतिमान रहे हैं जिनमें अब तक दृष्टांत मिलते हैं। बाकी 4 प्रतिमानों के संबंध में कैपलन ने अनेक संभावनाएं व्यक्त की हैं, परंतु वे प्रतिमान अब तक अस्तित्व में नहीं आए हैं।
तो पहला जो मॉड्यूल्स उन्होंने बताया है कि शक्ति संतुलन की व्यवस्था ये क्या है। तो कैप्लन ने जिस शक्ति संतुलन व्यवस्था का उल्लेख किया है वह बहुत हद तक 18वीं, 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक यूरोप में प्रचलित व्यवस्था से मिलती जुलती है और इस व्यवस्था के अंतर्गत कर्ता अनन्य रूप से राष्ट्रीय कर्ता होते हैं, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली तथा रूस। दूसरा जो है शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, लूज बाइपोलर सिस्टम। तो शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था बहुत हद तक उस अंतर व्यवस्था में मिलती है जो 1945 से लेकर 1990 तक अंतर्राष्ट्रीय जगत में विद्यमान थी। मतलब जो शीत युद्ध का जो काल था उसमें ये विद्यमान थी। और शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था कई दृष्टिकोणों से भिन्न है और इस व्यवस्था के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कर्ताओं के अतिरिक्त अधिराष्ट्रीय कर्ता और सर्वव्यापी कर्ता भी अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। और यदि नाटो तथा पूर्ववर्ती जो वर्साई पैक्ट था अंतर्राष्ट्रीय कर्ता के उदाहरण है, जो यूएनओ के सर्वव्यापी कर्ता का उदाहरण है। तो इस तरह से जो शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था जो थी उस समय देखने को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत देखने को मिलती है। और कैप्लन के अनुसार द्विध्रुवीय व्यवस्था शक्ति संतुलन की भांति ही कुछ कारणों से अस्थिर हो सकती है और इसका रूपांतरण कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था, सोपानीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, सर्वव्यापी कर्ता व्यवस्था, इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था हो सकता है। शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था का रूपांतरण किस व्यवस्था में होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि कैसे तथ्य एवं रूपांतरण के बीच उत्तरदायी रहे हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण है दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था, टाइट बाइपोलर सिस्टम। तो कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था की दृष्टि से शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था से भिन्न है और कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था के अंतर्गत नॉन ब्लॉक एक्टर, गुट रहित कर्ता जिन्हें सामान्यतः संलग्न देश कहा जाता है आदि शामिल है। चौथी जो है वो है कि सर्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम। तो शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था के अंतर्गत सर्वव्यापी कर्ता के सफल एवं प्रभावशाली कार्यकरण के परिणाम स्वरूप हो सकती है। पांचवा जो है सोपानीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। तो कैप्लन की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का पांचवा प्रतिमान सोपानीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है और इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का विकास सर्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से संभव है या फिर उसका विकास किसी एक विजयी राष्ट्र द्वारा अन्य राष्ट्रों पर अपनी इच्छा को लादने से हो सकता है। छठा जो उनका प्रतिमान है वो है इकाई वीटो व्यवस्था, यूनिट वीटो सिस्टम। तो ये क्या है? कैप्लन इकाई विशेषाधिकार व्यवस्था बहुत हद तक हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर का आधुनिक प्रतिरूप है। ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत विश्व के सभी देश भीषण बर्बादी वाले ऐसे हथियारों से संपन्न होंगे कि वे एक दूसरे के अस्तित्व को नष्ट कर सकते हैं और इस व्यवस्था में प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए अपने ऊपर भरोसा करता है, ना कि किसी दूसरे राष्ट्र के साथ गठजोड़ करता है। इकाई वीटो व्यवस्था के अंतर्गत सर्वव्यापी व्यवस्था के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं है। यह व्यवस्था पारस्परिक धमकी या खतरे के चलते ही बनी रहती है, परंतु यह भय की व्यवस्था को अस्थिरता का एक बहुत बड़ा स्रोत मानती है, क्योंकि इस व्यवस्था की हमेशा संभावनाएं रहती है कि कोई राष्ट्र धमकी से हटकर या आत्मरक्षा के नाम पर दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण कर सकता है। ऐसी स्थिति में यह व्यवस्था अस्थिरता का शिकार हो सकती है। कैप्लन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के 6 विकल्प प्रतिमानों को 1957 में प्रतिपादन किया था, परंतु 1957 के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियां काफ़ी बदल गई हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिस्थितियों में परिवर्तन के चलते उसने अपने मौलिक प्रतिरूप पर पुनः विचार का वांछनीय समझा है और यही कारण है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के 6 प्रतिमानों की अपनी मौलिक योजना में 4 नए प्रतिमानों को और जोड़ा है और ये प्रतिमान है अति शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, वेरी लूज बाइपोलर सिस्टम, दूसरा तनाव शिथिल व्यवस्था और तीसरा अस्थिर
गुटीय व्यवस्था और चौथा पूर्व आणविक व्यवस्था। द इनकम्प्लीट न्यूक्लियर, अपूर्ण आणविक व्यवस्था, द इनकम्प्लीट न्यूक्लियर सिस्टम। अस्थिर गुटीय व्यवस्था, द अनस्टेबल ब्लॉक सिस्टम। तो ये जो है जो 57 के बाद जो कैप्लन ने 6 मॉडल प्रस्तुत किया, उसमें 57 के बाद जो विश्व की बदलती परिस्थितियां थीं उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसमें 4 और नए मॉडल्स को जोड़ा है। और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन कैप्लन के द्वारा किया गया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए। तो ये था हमारा आज का क्लास। हमने अपने क्लास में देखा कि जो अप्रोचेज़ हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ने के, जो तरीके हैं, उपागम है, दृष्टिकोण है और जो सिद्धांत है, उसके अंतर्गत हमने रियलिस्टिक थ्योरी, जिसको यथार्थवादी सिद्धांत कहते हैं, उसको, और व्यवस्था सिद्धांत जिसको सिस्टम थ्योरी कहते हैं, इसकी हमने चर्चा की। और हमने देखा कि किस तरह से यथार्थवादी विचारक में मॉर्गेनथाउ और जो कैप्लन है उन्होंने व्यवस्थावादी सिद्धांत के अंतर्गत इन उपागमों का यूज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए किया है। और उन्होंने इसके आधार पर कई सिद्धांतों का निर्माण किया है जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझा जा सके कि वह क्या है, और इसमें जो सारे देश हैं किस तरह से अपना जो उनका कंट्रीब्यूशन होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उनका व्यवहार होता है, उनकी शक्ति होती है, उनकी विदेश नीति होती है, उसको समझने में ये सारे सिद्धांत जो हैं हमें मदद करते हैं। तो ये था हमारा आज का क्लास। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। इस समाप्त करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लें इससे रिलेटेड। तो इसमें जो है क्वेश्चन आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांतों की विवेचना करें, या आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत जो व्यवस्थावादी सिद्धांत है उसकी जो चर्चा करें, और या आपका जो ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस में विचारक आ सकते हैं, महत्वपूर्ण कौन कौन से विचारक हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको सबसे पहले जो है जो अप्रोच या दृष्टिकोण क्या है उसको डिफाइन करना है, समझाना है, और फिर जो सिद्धांत है उस सिद्धांतों को बताना है कि उसमें कौन सी बात कही गई, उसके विद्वान कौन थे, कौन से सिद्धांत उससे बनाए गए उससे संबंधित, उसकी कुछ जो आलोचना की गई है उस आलोचना को, और उसके बाद इसके महत्व को आपको बताना है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये यूजी और पीजी दोनों के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के कोर्स में इस चैप्टर को पढ़ना है। तो आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।